डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू आखिरकार मिले और ऐसा लगता है कि इस मुलाकात ने तनाव कुछ हद तक कम किया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। 28 जुलाई को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई। औपचारिक रूप से ये किसी सहयोगी का सामान्य दौरा है, लेकिन असल में ये दोनों नेताओं की 28 फरवरी के बाद पहली व्यक्तिगत मुलाकात है, जब उन्होंने मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। सोचिए, पूरे ईरान के खिलाफ युद्ध के दौरान वे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले थे। पिछले 5 महीनों में युद्ध में बहुत कुछ बदल चुका है। जिस युद्ध को कुछ हफ्तों में खत्म करने का वादा था, वो लंबा चला। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों में अब ठंडक आ गई है और उनके बीच के मतभेद अब सार्वजनिक रूप से सामने आ गए हैं। इस मुलाकात का महत्व है कि ये ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और इजराइल इस मुद्दे को अलग नजरिए से देख रहे हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध किन शर्तों पर और कैसे खत्म किया जाए, इस एपिसोड में जानेंगे कि ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात से क्या नतीजे निकले, इजरायली और अमेरिकी मीडिया क्या लिख रहे हैं और क्यों डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का दक्षिणपंथी धड़ा इस मुलाकात पर खास नजर रख रहा है। मेरा नाम अलेक्सी पेचिए है, आइए इस पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी हर सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी हूं। व्हाइट हाउस के मुताबिक बैठक पूर्वी समय अनुसार 11:03 बजे ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के तुरंत बाद शुरू हुई और करीब 1.5 घंटे चली। नेतन्याहू का भी यहां उल्लेख है। अल जजीरा, नेतन्याहू पश्चिमी विंग के साइड एंट्रेंस से बिना औपचारिकता के व्हाइट हाउस में दाखिल हुए। बातचीत बंद दरवाजों के पीछे बिना प्रेस के हुई, जैसा जेलेंस्की और ट्रंप के साथ था। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में कहा था, खैर जाहिर है कि यह व्हाइट हाउस में उन्होंने इन मुलाकातों को बंद दरवाजों के पीछे करने का फैसला किया ताकि आज की घटना से ध्यान न भटके, खासतौर पर स्वर्गीय सीनेटर लिंडसी ग्राहम को अंतिम विदाई देने के समारोह से। नेताओं के अलावा ओवल ऑफिस में, जैसा कि नेतन्याहू के कार्यालय की तस्वीरों से जाहिर है, वहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे। विदेश मंत्री मार्क रूबियो और रक्षा मंत्री पिट हेग्सेट भी थे। ये तीनों बहुत कुछ बताने वाले हैं। आधिकारिक तौर पर नतीजों का आकलन कहे तो नपे तुले ढंग से सकारात्मक है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने सोशल नेटवर्क एक्स पर एक पोस्ट में संक्षेप में यही लिखा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकातें की हैं। दोनों मुलाकातें सकारात्मक और उत्पादक रहीं, बस। और फिर एक इजरायली अधिकारी, वार्ता की प्रगति से परिचित उस इजरायली अधिकारी ने सीएनएन को बयान में इस आकलन को दोहराया और मुलाकात का जिक्र किया। उद्धरण, बहुत सकारात्मक, जो अच्छे माहौल में वरिष्ठ प्रशासनिक सदस्यों के साथ हुई। व्हाइट हाउस और प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कार्यालय इन वार्ताओं की ठोस जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं। सीएनएन के मुताबिक दोनों पक्षों ने ईरान में युद्ध पर चर्चा की, लेबनान वार्ता की प्रगति और सऊदी अरब के साथ अब्राहम समझौतों के विस्तार पर चर्चा हुई। यहां यह समझना जरूरी है कि आखिर क्यों ट्रंप और नेतन्याहू की यह मुलाकात संभावित रूप से तनावपूर्ण बताई जा रही थी। जुलाई के अंत तक ट्रंप और नेतन्याहू के मतभेद अब छुपे नहीं थे। अब सब लोग इस पर खुलकर बात कर रहे थे। मामला इतना बढ़ गया था कि नेतन्याहू ने 1 महीने पहले ही कहा था कि अब इजराइल को अमेरिका से सैन्य मदद नहीं चाहिए, और ट्रंप ने आज साफ साफ कहा कि उन्हें इजराइल से कोई भी जानकारी नहीं चाहिए ताकि वे उदाहरण के लिए हमला कर सके ईरान में किर्की पहाड़ पर। बातचीत से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने फॉक्स न्यूज पर साफ कर दिया कि वे इजराइल के प्रधानमंत्री की स्थिति को लेकर बहुत संदेह में हैं। जब बात आई कि नेतन्याहू क्या करने जा रहे हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान की भूमिगत परमाणु साइट, जिसे किर्की पहाड़ कहा जाता है, के बारे में इजरायली खुफिया जानकारी पेश करने वाले हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, उद्धरण, मुझे बीबी से यह जानने की जरूरत नहीं, हम खुद संभाल लेंगे। इससे पहले ईरान पर मतभेदों पर टिप्पणी करते हुए ट्रंप ने कहा, हमारे बीच थोड़ा फर्क है लेकिन हम काफी करीब है। और उसी बातचीत में ट्रंप ने इजराइल को अमेरिका पर उसकी निर्भरता की याद दिलाई, जब वो तुर्की के साथ F-35 कार्यक्रम
को फिर से शुरू करने पर इजरायली आपत्तियों का जवाब दे रहे थे। उद्धरण, सच कहूं तो हम कई देशों के प्रति बहुत दयालु हैं जो हमारे बिना नहीं रह सकते। जानते हो हमारे बिना कौन नहीं रह सकता? इजराइल। मतभेद का सार शायद एक पैराग्राफ में समेटा जा सकता है ताकि सब कुछ पूरी तरह से साफ और एकदम स्पष्ट हो जाए। नेतन्याहू शुरू से ही ईरान और लेबनान में उसके सहयोगी हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने के पक्ष में थे, पर ट्रंप के तेहरान के साथ समझौते की कोशिश शुरू करने के बाद नेतन्याहू को पीछे कर दिया गया। फरवरी में नेतन्याहू ने ही डोनाल्ड ट्रंप को ये यकीन दिलाया कि ईरान में शासन परिवर्तन का समय आ गया है, और 5 महीने बाद भी युद्ध जारी है और ईरानी शासन का कट्टरपंथी धड़ा इसके विपरीत अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। आत्मसमर्पण की कोई बात नहीं है। इसी वजह से ट्रंप नेतन्याहू से नाराज हैं। इजरायली मीडिया इस मुलाकात को कैसे देख रहा है, ये एक अलग और बहुत कुछ बताने वाली बात है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। इस मुलाकात ने चिंता बढ़ाई है। इजरायली मीडिया में आधिकारिक बयान से ज्यादा चिंता दिखी। उदाहरण के लिए राजनीतिक विश्लेषक अमित सिगाल ने अखबार इजराइल हायोम में लिखा कि अमेरिकियों ने इजरायलियों को यह समझा दिया है कि असली जंग वही लड़ रहे हैं। यह सबके लिए साफ है कि इजराइल को पीछे की सीट पर बैठा दिया गया है। अखबार मां आरिफ के टिप्पणीकार बेन कास्पित ने और भी तीखी बात कही और वो लिखते हैं, हमने अमेरिका को खो दिया, धन्यवाद बीबी। यह धारणा है कि इजराइल ने युद्ध में पहल खो दी है, जिसकी शुरुआत इजराइल ने की थी और वॉशिंगटन के फैसलों पर उसका असर घट रहा है। एक और अहम संदर्भ एसोसिएटेड प्रेस के सर्वेक्षण के आंकड़े हैं, जो पहले जुलाई में प्रकाशित हुआ था, बस एक हफ्ता पहले, जिसमें वयस्क अमेरिकियों का इजराइल समर्थन में उल्लेखनीय गिरावट दिखी है। असल में अब अधिकांश लोग इजराइल का समर्थन नहीं करते, लेकिन अगर ईमानदारी से कहें तो आंतरिक राजनीतिक संदर्भ दोनों की कमजोरी को बढ़ाता है। डोनाल्ड ट्रंप और बेन्यामिन नेतन्याहू दोनों की। नेतन्याहू इस पतझड़ फिर चुनाव लड़ेंगे, उनकी स्थिति जटिल हो गई है, जिसमें ट्रंप से संबंध बिगड़ना भी शामिल है। ट्रंप अपनी ओर से अलोकप्रिय युद्ध के कारण दबाव में है, जिससे अर्थव्यवस्था को झटका लगा और कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों से पहले कीमतें बढ़ीं। यानी दोनों नेताओं के लिए यह मुलाकात किसी बड़ी सफलता से ज्यादा सार्वजनिक रूप से यह दिखाने के लिए जरूरी थी कि संबंध पूरी तरह सहज नहीं लेकिन नियंत्रण में है। अब बात करते हैं कि क्यों इस मुलाकात पर नेतन्याहू और ट्रंप के समर्थकों के दाएं विंग यानी मैगा मूवमेंट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ने खास नजर रखी। ईरान के साथ युद्ध ने शुरू से ही इस गठबंधन को बांट दिया था और यह विभाजन बुनियादी है। प्रभावशाली दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों का एक बड़ा हिस्सा अलगाववादी हैं, जो मानते हैं कि मतदाताओं ने ट्रंप का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उन्होंने अमेरिका को दूसरों की लड़ाइयों में ना घसीटने का वादा किया था, नई लड़ाइयां शुरू ना करे और दुनिया भर में जितनी भी जंगें चल रही हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश करें, और कुल मिलाकर आखिरकार सिर्फ अमेरिकी आंतरिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे कि दुनिया में क्या हो रहा है उस पर बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्हें अलगाववादी कहा जाता है। इस खेमे की सबसे बुलंद आवाज फॉक्स न्यूज के पूर्व एंकर टकर कार्लसन है। फिर फरवरी के अंत में युद्ध के शुरुआती दिनों में उन्होंने ये बयान दिया, ये इसलिए हुआ क्योंकि यही चाहा था। ये इजराइल का युद्ध है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का युद्ध नहीं है। कार्लसन ने अमेरिकी सैन्य अभियान को झूठ पर आधारित और नेतन्याहू की चालबाजी का नतीजा बताया। बाद में जब ट्रंप ने ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले की धमकी दी, कार्लसन ने इसे युद्धापराध कहा। दक्षिणपंथी मीडिया की अन्य हस्तियां भी उनसे जुड़ गईं। इनमें मेगन केली, कैंडिस ओवेंस और एलेक्स जोन्स शामिल है। ये मागा आंदोलन के सबसे कट्टरपंथी दक्षिणपंथी हैं और अब सभी ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। रिपब्लिकन में इजराइल का समर्थन और युद्ध का विरोध करने वाली कांग्रेस वुमेन मार्जरी टेलर ग्रीन है, जो पहले ट्रंप की वफादार समर्थकों में थीं। सच कहूं, ये वही सन की कांग्रेस वुमन है जो वहां चिल्लाती थीं कि यूक्रेन में नाजी हैं, चर्च जलाए जा रहे हैं, पादरियों की हत्या हो रही है। कुल मिलाकर इसके अलावा यह पंक्ति भी उन्हीं की है, अगर ट्रंप जीतते हैं तो यूक्रेन की मदद के लिए एक पैसा भी नहीं। ट्रंप की आलोचना पर उनकी प्रतिक्रिया सख्त थी।
उदाहरण के लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से टकर कार्लसन, केली, ओवंस और जोन्स, इन चारों को उद्धरण के अनुसार कम आईक्यू वाले लोग कहा और दावा किया कि मागा इसके विपरीत उनके रास्ते का समर्थन करता है। उद्धरण, मागा चाहता है कि हमारा देश समृद्ध हो और सुरक्षित रहे और मागा को वो पसंद है जो मैं करता हूं। इस आंतरिक विवाद में प्रशासन की स्थिति जेडी वेंस द्वारा व्यक्त की गई है और यह दोहरी है। एक तरफ वो ट्रंप के आसपास के कुछ लोगों में से एक है जिन्होंने हाल के हफ्तों में इजराइल की आलोचना करने की हिम्मत की है। दूसरी तरफ खुद जेडी वेंस ने पहले इजरायली अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप, उद्धरण, वे दुनिया के अकेले नेता हैं जो इजराइल के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उनके देश की रक्षा करने वाले 2/3 रक्षात्मक हथियार हैं, अमेरिकियों द्वारा बनाए गए हैं और अमेरिकी करदाताओं के पैसे से चुकाए गए हैं। मतलब व्हाइट हाउस से आने वाली आलोचना भी इजराइल को उसकी निर्भरता की याद दिलाने जैसी है, न कि नीति में किसी बदलाव की तरह। नेतन्याहू इसे नहीं छुपा सकते। ट्रंप से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ये उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति से अब तक की सबसे अच्छी मुलाकात थी। इस सब से हर पक्ष के लिए क्या निष्कर्ष निकलता है? इजराइल के लिए मुख्य नतीजा किसी खास समझौते में नहीं बल्कि एक पुष्ट तथ्य में है। अब इजराइल इस युद्ध में अगुवा नहीं बल्कि अनुयायी है, जिसे उसने खुद शुरू किया था। नेतन्याहू खुफिया जानकारी देने और ट्रंप को यकीन दिलाने आए थे कि वे गाजा सेक्टर व अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासों में बाधा नहीं डालेंगे। यह ट्रंप ने पहले शिकायत की थी, उद्धरण है, कि इजरायली गैस से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। सकारात्मक मुलाकात का फॉर्मूला नेतन्याहू को चुनाव से पहले खुद इजराइल के अंदर अपनी साख बचाए रखने में मदद करता है, लेकिन ये इस बात को नहीं बदलता कि अब ईरान पर रणनीतिक फैसले सिर्फ वॉशिंगटन में ही लिए जा रहे हैं। अमेरिका के लिए ये मुलाकात ट्रंप की अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करने की नीति में फिट बैठती है। मैं याद दिला दूं, 24 जुलाई को ट्रंप ने अपनी योजनाएं रद्द कर दी थीं। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले की योजना और उनके जनरल, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख डैन केन और सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने इंटरसेप्टर की कमी और बमबारी की प्रभावशीलता की सीमा के बारे में चेतावनी दी थी। इस संदर्भ में नेतन्याहू के प्रति ट्रंप की संयमित प्रतिक्रिया पूरी तरह से तर्कसंगत है। इजराइल के हित में युद्ध जारी रखना न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य क्षमताओं के खिलाफ है, बल्कि ट्रंप के लिए आंतरिक राजनीतिक नुकसान भी लाता है। अब लक्ष्यों में सबसे ज्यादा अंतर दिखने लगा है। ईरान के लिए वॉशिंगटन और यरूशलेम के बीच सार्वजनिक मतभेद एक अनुकूल कारक है। जितना अधिक सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ाने के मुद्दे पर मतभेद स्पष्ट होता है, उतनी ही कम तुरंत नए हमले की संभावना होती है और उतनी ही अधिक देरी की गुंजाइश बनती है, जिसका तेहरान के व्यवहार को देख ईरानी नेतृत्व ने भी उम्मीद की थी। आगे क्या? मेरी राय में पहला परिदृश्य ये है कि ईरान पर हमलों में मौजूदा विराम बना रहेगा, आर्थिक दबाव जारी रहेगा और मध्यस्थों के माध्यम से बातचीत होती रहेगी, जिसमें इजराइल जूनियर पार्टनर की भूमिका में रहेगा। दूसरा परिदृश्य है कि अगर ईरान से बातचीत विफल हो और डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक रूप से ताकत दिखाना जरूरी लगे, तो संभव है कि हमलों पर वापस लौट आएं और तब नेतन्याहू की सख्त रुख वाली स्थिति एक बार फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्रवाइयों के साथ मेल खाएगी और चुनावों के लिए वो फिर से मजबूत स्थिति में होगा। कुल मिलाकर ये उसके लिए एक शानदार परिदृश्य है। तीसरा विकल्प है रिश्तों में और ठंडापन। अगर इजराइल कोई स्वतंत्र कदम उठाता है जिन्हें वॉशिंगटन उसकी कूटनीति विफल करने वाले मानता है, कौन सा परिदृश्य साकार होगा, ये काफी हद तक इस पर निर्भर है कि बंद दरवाजों के पीछे क्या चर्चा हुई। दोनों पक्ष अब तक कुछ नहीं बता रहे हैं। नतीजा, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की 28 जुलाई की मुलाकात को सकारात्मक और उत्पादक बताया गया। ये 1.5 घंटे चली और कोई सार्वजनिक विवरण नहीं दिया गया। इस सकारात्मक और उत्पादक मुलाकात की औपचारिक भाषा के पीछे दो सहयोगियों के रिश्तों में असली ठंडापन और, जो महत्वपूर्ण है, भूमिकाओं में बदलाव छुपा हुआ है। इजराइल, जिसने ईरान से युद्ध शुरू किया, दूसरे पायदान पर आ गया, जिसे इजरायली टिप्पणीकार भी खुले तौर पर यह मानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह युद्ध आंतरिक राजनीतिक समस्या बन गया है और उनके खेमे में मतभेद का कारण है, जहां प्रभावशाली दक्षिणपंथी आवाजें इसमें और गहराई से शामिल न होने की मांग कर रही हैं।
ऐसा लगता है कि दोनों नेताओं को ये मुलाकात सबसे पहले अपने अपने मतदाताओं के सामने हालात पर नियंत्रण दिखाने के लिए जरूरी थी, न कि वहां कोई नई साझा नीति घोषित करने के लिए। नहीं, कोई नहीं छुपा रहा कि मतभेद है, लेकिन बीबी और ट्रंप दोनों को अपने मतदाताओं को दिखाना था कि हां, टकराव है पर सब कुछ नियंत्रण में है और कोई समस्या नहीं होगी। और यह समझना जरूरी है कि मध्य पूर्व में युद्ध की असली दिशा वो इन वार्ताओं के नतीजों से कम बल्कि इस बात से ज्यादा तय होगी, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान हार्मुज, जलडमरू मध्य और परमाणु कार्यक्रम पर स्थायी समझौते तक पहुंच पाएंगे या नहीं। यही कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां मैं विराम लेता हूं। अपनी राय कमेंट्स में दें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप ऐसा किसी भी डोनेशन के जरिए कर सकते हैं, जिसकी लिंक और डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यही सब था। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।